नमस्कार साथियों, संभव एकेडमी SJNR में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं KR जानी राजस्थान के भूगोल को लेके आपके सामने हाजिर हूँ। अपने टॉपिक चल रहा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश, इसमें अपनी चर्चा की थी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की और उसको दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो संरचना के आधार पे, दूसरा किया था जलवायु के आधार पे। संरचना के आधार पे 4 प्रकार की चर्चा की थी। पहला था महान मरुस्थल, उसके बाद चट्टानी मरुस्थल, उसके बाद था पथरीला मरुस्थल। इसके बाद में अपने जलवायु एवं शुष्कता के आधार पे 2 भागों में बांटा था। पहला था शुष्क प्रदेश, दूसरा था अर्धशुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश के अंदर फिर आपने अपने 2 भागों में डिवाइड किया था, बालुका युक्त प्रदेश और दूसरा था बालुका मुक्त प्रदेश। बालुका युक्त प्रदेश, उसमें बालुका स्तूपों की चर्चा की थी और बालुका स्तूप कैसे बनते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है, उसकी चर्चा की थी। आज जो अपने चर्चा चल रही थी बालुका स्तूप के जो प्रकार हैं, पहले बताए थे वेगनोड मौदेनी 2 प्रकार बताए थे और उसके बाद में हेग मौदेनी 3 प्रकार बताए थे और मैकी मौदेनी 8 प्रकार बताए थे। उनकी चर्चा अपनी कक्षा में चल रही थी। पहला आपने पढ़ लिया था अनुदैर्ध्य, पहला जो प्रकार था अनुदैर्ध्य, ये पढ़ चुके थे। आज अपनी दूसरी चर्चा करते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, देखो अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो होते हैं वो हवा के समकोण पे बनते हैं, हवा के समकोण पर बनते हैं। दूसरी बात, वर्ष भर हवा की दिशा एक ही होना जरूरी है, यानी एक ही दिशा में चलने वाली वायु के फलस्वरूप इन अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। हवा के समकोण पे बनते हैं। कैसे बनते हैं, देखो ये बालुका स्तूप इस तरह से होते हैं, इस तरह से। हवा ऐसे चलती है इस प्रकार से और ये बालुका स्तूप है। ये इनका आकार रहता है। अब अपनी बात करते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का मुख्य जो क्षेत्र है वो कौन सा रहता है। मुख्य क्षेत्र तो बीकानेर में मुख्य जगह है पूगल, यानी पूगल के आसपास इनका मुख्य क्षेत्र रहता है। इसके बाद हनुमानगढ़, यहां पर रावसर और गंगानगर, यहां सूरतगढ़, चूरू, झुंझुनू, इन जिलों में पाए जाते हैं। दोबारा बता देता हूं, अनुप्रस्थ बालुका स्तूप हवा के समकोण पे बनते हैं। वर्ष भर हवा की दिशा एक ही होनी चाहिए। मुख्य जो क्षेत्र रहता है बीकानेर का पूगल क्षेत्र, हनुमानगढ़ का रावतसर और गंगानगर का सूरतगढ़ और चूरू और झुंझुनू, इनका जो आकार रहता है वो इस तरह से रहता है, आकृति रहती है इस तरह से। हवा के समकोण पे होते हैं ये। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था, बीकानेर के पूगल क्षेत्र को लेकर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य बालुका स्तूप कौन
तीसरा जो प्रकार रहता है वो है बरखान। कुछ बुक इसे बरछान भी लिखती है, बरछान। देखो बरखान बालुका स्तूप वैसे अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का ही प्रकार माना जाता है। इन्हीं अनुप्रस्थ बालुका स्तूपों का एक भाग होता है, जैसे ये देखो इस तरह से, यानी इनकी बरखान की आकृति अर्ध चंद्राकार होती है, आकृति अर्ध चंद्राकार। किस तरह से बनते हैं, इनकी आकृति ये रहती है, इस तरह से, यानी ये भी हवा के समकोण में बनते हैं। इस तरह से वायु चलती है। और बरखान के लिए मनने की जो शर्त है, यहां पर हवा की गति तेज, और ये जो क्षेत्र होता है वो वनस्पति विहीन होता है, वनस्पति विहीन होता है। बरखान आकृति अर्धचंद्राकार होती है, और बरखान के अंदर जो ये आंतरिक भाग है, ये जो सतह होती है, ये चिकनी सतह होती है, चिकनी सतह। हवा इस तरह से चलती है, हवा के समकोण पे बढ़ते हैं, तो ये जो भाग रहता है ऊपर उठा हुआ, इसे कहते हैं उत्तल भाग, और इस भाग को बोलते हैं अवतल भाग। यानी ये पवनामुखी ढाल, जिस तरफ से वायु चलती है पवनामुखी, ये जो ढाल होता है ये इन बालुका स्तूपों में मंद होता है, मंद। और पवन विमुखी जो ढाल होता है वो तेज होता है, पवन विमुखी ढाल ये तेज होता है। अब देखो इनका जो मुख्य जो क्षेत्र रहता है वो स्पेसिफिक जगह, बरखान का मुख्य क्षेत्र, इसकी चर्चा करते हैं। यहां पे लिख रहा हूं मैं, एक तो आता है चूरू में बालेरी, चूरू बालेरी, एक मंडावा, झुंझुनू, और अपने शेखावाटी क्षेत्र पूरा एरिया जो रहता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, और ये जो बीकानेर वाला एरिया है, यहां पर मुख्य रूप से ये बरखान पाए जाते हैं। ढाल बता दिया मैंने आपको, पवनमुखी ढाल उत्तर होता है, पवन विमुखी ढाल अवतल होता है, ये चिकनी सतह होती है, यहाँ पे ढाल तेज होता है, और पवनमुखी ढाल मंद होता है। हवा की गति तेज रहती है, यहाँ पे वनस्पति विहीन क्षेत्र है, और सर्वाधिक गतिशील ये बालुका स्तूप श्रृंखलाबद्ध तरीके से मिलते हैं, श्रृंखलाबद्ध, ये रंध्र युक्त होते हैं, रंध्र युक्त, और सर्वाधिक नुकसानदायक बालुका स्तूप यही होते हैं बरखान। बात आई समझ में। इसके बाद अपने चर्चा करते हैं आगे पैराबोलिक बालुका स्तूप। पैराबोलिक बालुका स्तूप है वो बरखान का ही उल्टा होता है। आप ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिएगा, और संभव एकेडमी श्री गंगानगर को लाइक भी करिए। आपके पास ये क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, तो आप इसका फायदा उठाइए। अब अपनी बात करते हैं
पैराबोलिक बालुका स्तूप की। पैराबोलिक बालुका स्तूप जो होता है वो मैंने बताया इस बखार का उल्टा होता है। पैराबोलिक बालुका स्तूप, बालुका स्तूप, ठीक है। बखान के बारे में एक बात और ध्यान रखना, बखान के बारे में 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाने वाले बालुका स्तूप बखान है। 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाने वाले बालुका स्तूप राजस्थान में बरखान ही है। बात करें थे पैराबोलिक बालुका स्तूप, बरखान की आकृति देखो ऐसी होती है इस तरह से, और अगर इसको मैं पलट दूं इस तरह से, इस तरह से ये जो आकृति रहती है ये पैराबोलिक की रहती है, और हवा की दिशा इस तरह से होती है। इसमें ये जो सतह होती है ये खुरदरी होती है, खुरदरी होती है, और ये जो सतह होती है ये समुद्र सतह होती है, चिकनी होती है, यानी बखान का उल्टा होता है। आप देखो इस खुरदरी सतह की वजह से इसकी तुलना महिलाओं के हेयरपिन से की जाती है। इन बालुका स्तूपों को हेयरपिन बालुका स्तूप भी बोलते हैं, हेयरपिन बालुका स्तूप, या इन्हें बोलते हैं जूड़ा बालुका स्तूप, जूड़ा बालुका स्तूप। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था भी राजस्थान में सर्वाधिक भूमि जो उखड़ी हुई है वो कौन से बालुका स्तूपों के द्वारा उखड़ी हुई है, तो वो है पैराबोलिक बालुका स्तूप। यानी राजस्थान में सर्वाधिक भूमि का उखड़ापन इन्हीं स्तूपों के माध्यम से है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था जयंती भट्टी। दोबारा बता देता हूं, ये बरखान का उल्टा होता है, अंदर का भाग इसका ये जो सतह होती है खुरदरी होती है, इसी के आधार पर इसे हेयरपिन बालुका स्तूप कहा जाता है या जूड़ा बालुका स्तूप बोलते हैं। बाहर की सतह इसकी चिकनी होती है, हवा की दिशा इस तरह से रहती है, और राजस्थान में सर्वाधिक जो भूमि का उखाड़पन है वो इन्हीं बालुका स्तूपों के माध्यम से होता है। और इनका जो मुख्य क्षेत्र रहता है वो रहता है महान मरुभूमि, यानी ये लगभग पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, लगभग पूर्ण राजस्थान में इनका क्षेत्र रहता है। और मुख्य यदि आपसे जिला पूछे तो इनका जिला है बीकानेर, बीकानेर में ये सर्वाधिक पाए जाते हैं। बात आई इसमें, ये था बरखान और पैराबोलिक। बरखान में एक बात और लिख लेना आप, बरखान के अंदर जो मार्ग होता है उसे गारो कहा जाता है। बरखान बालुका स्तूपों के मार्ग को या मध्य में जो ये मार्ग होता है उसे गारो कहा जाता है, और इसी गारो को सहारा मरुस्थल में गासी कहते हैं, गासी या कारवा भी कहते हैं, गासी या कारवा। दोबारा बता देता हूं, बरखान मरुस्थलों में बरखान बालुका स्तूपों के मध्य भाग में जो मार्ग होता है उसे गारो कहा जाता है, सहारा मरुस्थल में इसी मार्ग को गासी या कारवा कहते हैं। ठीक है, बरखान में इसको ऐड कर लेना। अब अपनी बात करते हैं इसके बाद जो बालुका स्तूप रहते हैं, ये देखो पैराबोलिक बालुका स्तूप होते हैं वो मुख्यतः बड़े वृक्ष होते हैं, उनके सहारे बनते हैं, बड़े वृक्षों के सहारे बनते हैं ये बालुका स्तूप।
अपने बात करते हैं सबर काफिज बालुका स्तूप। पैराबोलिक के बाद में हम बात करते हैं सबर काफिज बालुका स्तूप। आज मैंने आपको अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, बरखान बालुका स्तूप और तीसरा चर्चा की है पैराबोलिक की। अब अपना चौथा जो रहता है आज का वो है सबर काफिज बालुका स्तूप। क्या होते हैं? इन्हें सबर काफिज को नेत्रखा भी बोलते हैं। सबर काफिज बालुका स्तूप, बालुका स्तूप ये छोटी झाड़ियां या आग के सहारे बनते हैं। सबर काफिज बालुका स्तूप छोटी झाड़ियां या आग के सहारे बनते हैं। इन्हें नेत्रखा भी कहते हैं, नेत्रखा भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जो प्रकार आता है वो आता है तारा बालुका स्तूप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तारा बालुका स्तूप। इसका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है क्षेत्र को लेकर। देखो, जहां पर तारेनुमा आकृति के अंदर स्तूपों का निर्माण होता है उन्हें बोलते हैं तारा बालुका स्तूप। इनकी मुख्य आकृति तारे जैसी रहती है, इस तरह से, यानी हवा की अनियमितता, हवा की अनियमितता होने पर ये तारा बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। कभी हवा इस तरफ से, कभी हवा इस तरफ से, कभी हवा इस तरफ से, इस तरह से हवा चलती है तो तारा बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। इसी तरह के बालुका स्तूप रहते हैं, दोनों का कंपैरिजन भी पढ़ते हैं। इससे आगे बढ़ा नेटवर्क बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप। इनमें क्या होता है? इनमें भी हवा की अनियमितता होती है, हवा की अनियमितता। ठीक है। यदि हवा की गति तेज हो और हवा की अनियमितता हो और हवा की गति तेज हो तो नेटवर्क बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। यदि हवा की गति मंद हो, हवा की गति मंद हो तो तारा बालुका स्तूपों का निर्माण होता है। तारा बालुका स्तूपों का मुख्य जो क्षेत्र रहता है, यहां से अपना क्वेश्चन बनता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा हुआ है, ये रहता है पोखरण, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर। इसके साथ में मोहनगढ़, पोखरण, मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर, ये मुख्य इनका क्षेत्र रहता है तारा बालुका स्तूपों का। और सूरतगढ़ और पोखरण को लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तारा बालुका स्तूप, नेटवर्क बालुका स्तूप मुख्य रूप से हनुमानगढ़ से लगाकर हनुमानगढ़ से हरियाणा राज्य तक पाए जाते हैं, हरियाणा राज्य तक विस्तार है। ये थे अपने मुख्य मुख्य बालुका स्तूप। अब अपना एक रहता है भी बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में टीले कहा जाता है। बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में टीले कहा जाता है और साहित्यिक भाषा में इन्हें दोरे कहते हैं, दोरे। बालुका स्तूप जो हैं इन्हें स्थानीय भाषा में टिल्ले या टिब्बे कहा जाता है।
और साहित्यिक भाषा में इन्हें दौरे बोलते हैं, दौरे। और इन्हीं बालुका स्तूपों को जैसलमेर में दरियन कहा जाता है, दरियन। स्थानीय भाषा में टीले या टिबे, साहित्यिक भाषा में दौरे, और इन्हीं बालुका स्तूपों को जैसलमेर में दरियन कहा जाता है। ये थे अपने बालुका स्तूप। और इसमें अपनी चर्चा की है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश की जो 58.50% क्षेत्र मैंने आपको बताया था। अब अपनी चर्चा करते हैं दूसरा जो पार्ट रहता है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, उसका परसेंटेज रहता है 41.50%। बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। टोटल जो इसका क्षेत्रफल रहता है 41.50%, यानी लगभग 40%। इसमें अपने को जो पढ़ना था, एक तो लाठी सीरीज, दूसरा अपने को पढ़ना है आकलकोट फॉसिल्स पार्क, और इसके बाद में बोल्डर, और एक रहता है अपना जीवाश्म उद्यान। ठीक है, इसी का पार्ट है आकलकोट। सबसे पहले अपने चर्चा करते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज, लाठी सीरीज। देखो, एक विभाग था जो मरुस्थल के विकास को लेकर जिसकी स्थापना की गई थी, उसका नाम है कादरी। कादरी सेंट्रल जोन रिसर्च और इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना जोधपुर में की गई थी। इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च और इंस्टीट्यूट, जोधपुर में की गई थी। 1952 में की गई, 1952 में। और इसने अपना कार्य शुरू किया था 1959 में। तो बहुत बार परीक्षाओं में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें जब से कार्य शुरू हुआ था इसकी स्थापना मानी जाती है। और ये जो कार्य की स्थापना में जो सहयोग रहा था वो रहा था अमेरिका का, यानी अमेरिका के सहयोग से इस कार्य की स्थापना की गई थी जोधपुर में। ये मरुस्थल के विकास पे काम करता है, मरुस्थल के विकास। इस कार्य के द्वारा 2007 के अंदर इस लाठी सीरीज का पता लगाया गया। ये लाठी सीरीज एक भूगर्भिक जल पट्टी है, भूगर्भिक जल पट्टी जो पोखरण जैसलमेर से मोहनगढ़ तक पाई जाती है। भूगर्भिक जल पट्टी है पोखरण जैसलमेर मोहनगढ़ जैसलमेर। मुख्य जो जिला रहता है वो रहता है जैसलमेर। पोखरण से मोहनगढ़ तक पाई जाती है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया था लाठी सीरीज है, तो ये है भूगर्भिक जल पट्टी। इसका पता काजी के द्वारा लगाया गया था। और इस लाठी सीरीज यहां पर घासें पाई जाती हैं। मुख्य जो घासें रहती हैं वो हैं सेवण, करड़, बूर, तड़कम, दामन, ये घासें रहती हैं। और ये घासें प्रोटीन युक्त हैं,
प्रोटीन युक्त। इस क्षेत्र के अंदर ये जो जल पट्टी है ये मीठे जल की जल पट्टी है, यहाँ पर मीठा जल पाया जाता है। और आपको पता है कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो झीलें पाई जाती है उनका जल खारा है और इस क्षेत्र का जल मीठा है। तो इसके लिए रिसर्च किया गया था भी यहाँ पर पाया जाने वाला जल मीठे होने का कारण क्या है। तो पता चला भी यहाँ सरस्वती नदी के अवशेष, सरस्वती नदी यानी भूगर्भिक जो सरस्वती नदी है उसका अवशेष माना जाता है। और इसके प्रमाण के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट सरस्वती। और ये जो प्रोजेक्ट चलाया गया था ये चलाया गया था IOC एवं ONGC के द्वारा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसके द्वारा इस सरस्वती नदी की सत्यता को जानने के लिए ये प्रोजेक्ट सरस्वती प्रोजेक्ट चलाया गया और इसकी जो रिपोर्ट पेश की थी वो की थी KS वाल्मिया समिति ने 26 नवंबर 2016। और इस रिपोर्ट में दो बातें मुख्य थी कि सरस्वती नदी मिथ्या नहीं है, सरस्वती नदी मिथ्या नहीं है, ठीक है। दूसरा कहा गया था कि सरस्वती नदी एक जिंदा नदी है, यानी जिंदा नदी का दर्जा दिया गया था सरस्वती नदी को इस रिपोर्ट के माध्यम से। बात आई। अब देखो यहां पर जो मुख्य घास पाई जाती है सेवण, इसको लेकर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सेवण घास को लेकर क्या क्यों समझते हैं कि सेवण घास क्यों उपयोगी है और सेवण घास का वैज्ञानिक नाम क्या है और सेवण घास का राजस्थान का जो राज्य पक्षी है गोडावण उसके साथ क्या संबंध रहता है, इसको लेकर किससे पूछा जाता है। तो अपनी बात करते हैं सेवण घास की। सेवण घास मुख्यतः राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में पाई जाती है। सेवण घास ये प्रोटीन युक्त मीठी घास है और इस घास का वैज्ञानिक नाम लिशियोरस सिडिकुस, लिशियोरस सिडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसी सेवण घास पर गोडावण की प्रजनन स्थली मानी जाती है, गोडावण की प्रजनन स्थली मानी जाती है, प्रजनन स्थली। और इसी सेवण घास एवं गोडावण के विकास के लिए अभी केरल के अंदर यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट ग्रीन। मुख्यतः सेवण घास के विकास के लिए चलाया गया था और ये चलाया गया था अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संगठन द्वारा, अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संगठन के द्वारा। अब अपनी बात करते हैं गोडावण। गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है। 1981 में इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था और वर्तमान में ये लुप्त प्रजाति के रूप में जाना जाता है। गोडावण मुख्यतः राजस्थान में 3 जगह पाया जाता है। एक तो अजमेर में इसका स्थान है सोकलिया गांव। दूसरा है बारा में है सोरसन।
और तीसरा रहता है राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान, ये है जैसलमेर में। यहां पर पाया जाता है। राजस्थान में 3 जगह गोडावण पाए जाते हैं, अजमेर के सोकलिया गांव में, सोरसन बारा में, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर के अंदर। गोडावण की चर्चा की, आज जो अपने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। अपने बालुका स्तूपों के प्रकार को लेकर चर्चा कर रहे थे। पहला अनुदैर्ध्य कल जो पढ़ा था, उसके बाद में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप, बरखान का उल्टा होता है पैराबोलिक के बाद में अपने चर्चा की सबर का बीज बालुका स्तूप, और उसके बाद में तारा बालुका स्तूप का जो क्षेत्र रहता है वहां से मुख्य किस्म बढ़ता है मोहनगढ़, पोकरण और सूरतगढ़। उसके बाद में अपने चर्चा की थी नेटवर्क बालुका स्तूप, ये राजस्थान में बालुका स्तूप पाए जाते हैं। उसके बाद अपने चर्चा की थी राजस्थान में जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है उसमें सबसे पहले लाठी सीरीज की चर्चा की थी। लाठी सीरीज का क्षेत्र कौन सा रहता है और यहाँ पे जो घास पाई जाती है सेवन घास, उसकी क्या भूमिका रहती है राजस्थान के राज्य पक्षी के लेके। ठीक है, आप हमारे चैनल संभव एकेडमी SGNR को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।